नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल उत्थान द राइजिंग पर। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने ता ते ती वाले वाक्यों का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव इन सब को देखा, कैसे सिंगल इंटरोगेटिव बनते हैं, डबल इंटरोगेटिव बनते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप पिछले सेशंस को देख करके प्लेलिस्ट में जाकर और तैयार होंगे आगे की बातों को समझने के लिए। तो हमने जब टेंस की शुरुआत की थी तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के कितने रूप हो सकते हैं। तो उसमें एक बात आई थी कि कुछ वाक्यों के अंत में जब हम हिंदी में वाक्यों को लिखते हैं तो उसमें लास्ट में ता ते ती आता है। और फिर एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था कि कुछ वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हो आता है ना। तो हम लोगों ने अब तक ता ते ती वाले वाक्यों को देख लिया है, समझ लिया है। जो लोग नहीं पहुँचे हैं, अभी जोड़ रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएं और जा कर के उन सेशंस को देखें। अब थोड़ा सा हम लोग हैं, हूँ, हो वाले वाक्यों को, प्रेजेंट में उन वाक्यों में जहाँ हैं, हूँ, हो की इंग्लिश लिखी जाती है। अब तक हम लोगों ने जितने वाक्य बनाए हैं या चर्चा किए हैं उसमें क्या हुआ है कि जब वाक्यों में ता है, ती है, ते है आते हैं तो है, हूँ, हो की इंग्लिश नहीं लिखी जाती। हम वर्ब में ही एस ई एस का प्रयोग करके या वर्ब के बेयर फॉर्म का प्रयोग करके वाक्यों को लिखते हैं और उनके साथ डू, डज का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप पिछले सेशंस को ठीक से देखें, फिर लौटें, फिर इस सेशन से जुड़ें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए अब जैसे इन वाक्यों को देखा जाए, इन वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हो आता है। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे वाक्यों के लिए हम पहले सब्जेक्ट को लेके आते हैं, फिर वर्ब वी को लेके आते हैं, फिर यहाँ पर ये जो होगा कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, समटाइम्स कोई एडजेक्टिव आता है और कभी कोई एडवर्ब आता है। ये स्ट्रक्चर होगा आपके सामने जब आप हैं, हूँ, हो वाले वाक्यों को लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्ब बी आएगी और इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, जब वर्ब बी को हम मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम वर्ब वी को, अब ये वर्ब वी का मतलब क्या है, तो वर्ब वी का मतलब प्रेजेंट में है इज, एम, आर। पहले इसको देखिए। अब जब यहाँ वर्ब बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ इस बी का मतलब होगा, इसी बी क्रिया को हम इज, एम, आर, वाज, वर के रूप में लिखते हैं, आपको पता है। तो यहाँ हम चूंकि प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं इसलिए इस बी के बदले यहाँ तो या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, और कभी कभी यहाँ पर गेट भी आ सकता है। गेट, गेट हम लोग आगे देखेंगे कि इस गेट का प्रयोग कैसे करेंगे बी क्रिया के रूप में, ठीक है। और इसके बाद जिस शब्द को आप रखते हैं वो, चूंकि ये जो क्रिया होती है बी वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की होती है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इसके साथ किसी न किसी कॉम्प्लीमेंट को रखना पड़ता है। कहने का मतलब कि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी चीज़ आप लेकर आएंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, उसको कंप्लीट करता है। और वो कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। देखिएगा जरा, तो इस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों को लिख सकते हैं। जैसे अब आप कहते हैं कि मैं विद्यार्थी हूं, तो आप अब देखिए, आप कहोगे आई एम अ स्टूडेंट। आप कहेंगे क्या रमेश शिक्षक है, तो आप कहेंगे इज। देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में अगली पहले आ जाएगी। ये सारी चीज हम लोग चर्चा कर चुके हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। अब मैं सीधे एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। इज
रमेश अ टीचर। ठीक है, आप कहेंगे कि वे लोग कौन हैं। देखिए, अब आप सीधे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सबका प्रयोग करना आप सीखिए। सारी चीजें आप बेसिक समझ चुके हैं कि नॉट लगता है तो नेगेटिव बनता है, और वर्ब को हम पहले लेकर आते हैं तो इंट्रोगेटिव बनता है, WH वर्ड्स लेकर आते हैं डबल इंट्रोगेटिव बनता है। सारी चीजें आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, वे कौन है, तो पहले कौन की इंग्लिश हु, उसके बाद हु के साथ आर, उसके बाद दे। हु आर दे, वे लोग कौन है। इज रमेश अ टीचर, क्या रमेश शिक्षक है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। अब इस तरह से आप वाक्यों को जब लिखते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो वर्ब आती है इज, एम, आर, ये बी वर्ब का रूप होती है और इसे हम मेन वर्ब के रूप में रखते हैं। यहाँ पर ये ऑर्डिनरी वर्ब का कार्य कर रहा है, मतलब मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है। इसलिए इसके बाद आने वाले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और इस तरह से आप हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप चाहे जो भी वाक्य हो कि आप लोग कौन हैं, हु आर यू, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट, मेरी बहन इंजीनियर है, माई सिस्टर इज एन इंजीनियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अब जितने भी वाक्य हिंदी में सोचें जरा इस पर अभ्यास करिएगा। और इनका इंटरोगेटिव बिल्कुल वैसे ही बनेगा। इज, एम, आर को आप पहले रख दीजिए तो सिंगल इंटरोगेटिव बनेगा, और WH वर्ड्स के साथ रखेंगे तो डबल इंटरोगेटिव या ओपन क्वेश्चन बनेगा। ये सारी चीज़ें पिछले सेशन में चर्चा हुई हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर वहाँ देखें और चीज़ों को समझें। हाँ, इन वाक्यों को हम जब नेगेटिव में लेकर जाते हैं तब थोड़ा सा हमें सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ पर इंटरोगेटिव को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ, आपको भी नहीं होना चाहिए। सिंपल सा वही तरीका है जैसे आप डू, डज को सामने रख रहे थे, इस बार इज, एम, आर को रखिए, और जैसे आप WH वर्ड्स को साथ में रख रहे थे वैसे इनको रखिए। हाँ, यहाँ पर आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ऑक्सिलरी वर्ब आएगी कि नहीं आएगी, पक्का आएगी। हु इज, हु आर, हु ना, आप उनके साथ एम का, हु एम आई, हु आर यू, हु इज ही, आप इनको रख करके डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। या क्या तुम हो, क्या वह है, तो इज ही, आर यू, एम आई, आप इनको आगे रख के सिंगल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने लंबे लंबे वाक्य सोचें आप इनको लिख सकते हैं। बस आपको समझना क्या है कि आप जब इनका नेगेटिव बनाने चलते हैं तो इनके नेगेटिव को लेके आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि इनका नेगेटिव बनाते समय कभी आप नो का प्रयोग करेंगे और कभी आप नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को चर्चा करने की ज़रूरत है कि इज, एम, आर का प्रयोग हम जब ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में करते हैं, इनके साथ जब कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, वो कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं, तो इनका नेगेटिव बनाते समय हम कब नो का प्रयोग करेंगे और कब नॉट का प्रयोग करेंगे। आइए जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अब ये देखिए, आप जब इनका प्रयोग करने चलते हैं नेगेटिव वाक्यों में तो जनरली इनके बाद यदि कोई नाउन आता है तो आप नो का प्रयोग करेंगे, और जब कोई एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिएगा जरा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जैसे अब ये जो बी वर्ब है, इस बी वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आया है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव किससे बनता है? नो से बनता है। नो से आप कहोगे कि देयर इज नो वाटर। ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे कि देयर आर नो बुक्स टू रीड। ये देखिए, आप कहेंगे कि देयर इज नो मनी टू स्पेंड।
ये देखें, देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है। देयर आर नो बुक्स टू रीड, पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। देयर इज नो मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। आप देखिए लगातार मैं नहीं की इंग्लिश क्या लिख रहा हूं, नो लिख रहा हूं। क्यों नो लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर क्या आया है, वाटर एक नाउन है। यहां पे क्या आया है, बुक्स नाउन है। यहां पे क्या आया है, मनी नाउन है। आप देख रहे हैं। तो जब आप बी वर्ब का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में करते हैं और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन आता है, तो आप नहीं की इंग्लिश नो लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। यदि आपने कहा कि देयर इज नॉट वाटर, देयर इज नॉट बुक्स, देयर आर नॉट बुक्स, देयर इज नॉट मनी, तो आपका सेंटेंस गलत होगा। इनका अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब इज एम आर आएंगे और उसके बाद कोई नाउन आएगा तो हम नहीं की इंग्लिश नो लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि ग्रामर के हिसाब से ये जो नो है इसे हम एडजेक्टिव मानते हैं और ये जो नॉट है इसे हम एडवर्ब मानते हैं। पर इस बात को समझिए, ठीक? तो अब आपसे कोई पूछे कि क्यों भाई नो क्यों, नॉट क्यों नहीं, तो आपका जवाब आपके सामने है कि नो एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो चूंकि यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट आता है उसके पहले जो भी वर्ड आएगा वो उसको मॉडिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। चूंकि यहाँ पे वाटर नाउन है, बुक्स नाउन है, मनी नाउन है, इसलिए इसके पहले जो वर्ड आएगा चूंकि वो उसको क्वालिफाई करने वाला है वो कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब नहीं हो सकता। चूंकि नॉट बेसिकली एडवर्ब है, इसलिए हम नाउन्स के आने पर यहां नो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये नो उस नाउन को मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन आपको पता है कि हम नाउन्स के पहले ए का प्रयोग कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं, एनी का प्रयोग कर सकते हैं, मैनी का प्रयोग कर सकते हैं, मच का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको समझना है। चूंकि ये नाउन्स हैं, इनकी क्वांटिटी या इनका नंबर होता है, इसलिए इनके पहले हम किसी ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे डिटर्मिनर का प्रयोग कर सकते हैं जो इनकी संख्या या मात्रा को बताए। तो अगर आपने इनको मॉडिफाई करने के लिए अपनी ओर से कोई और एडजेक्टिव या डिटर्मिनर जोड़ा, जैसे कि ए, एन, एनी, मेनी, मच, तो फिर अब जो भी नेगेटिव वर्ड आएगा वो इनके पहले आएगा। और ये क्या है, एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है। अब एडजेक्टिव या डिटर्मिनर की विशेषता कोई दूसरा एडजेक्टिव नहीं बता सकता। इंग्लिश का जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की विशेषता बताने के साथ साथ किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, किसी क्लॉज की भी विशेषता बतलाता है ना। तो जैसे ही हम ए, एन, एनी, मेनी, मच का प्रयोग करेंगे वैसे ही ये जो नो होगा वो नॉट में बदल जाएगा, क्योंकि ए, एन, एनी, मेनी, मच की विशेषता एडवर्ब बताएगा और वाटर, बुक्स, मनी नाउन है, इनकी विशेषता नो बताएगा। तो जैसे ही इनके पहले हम इन क्वालिफायर्स का प्रयोग करेंगे वैसे ही जो नो है ये नॉट में बदल जाएगा। अर्थात इन वाक्यों को, इन बातों को आप नो के बजाय नॉट से भी कह सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, पहले ये बात आप ठीक से समझ लीजिएगा जो मैंने कहा, इसको आप रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जरा, जिससे पहला वाक्य मैं मिटाता हूं कि देयर इज नो वाटर, तो आप इस बात को कई तरीके से कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि घर में पानी नहीं है, तो आप कह सकते हैं देयर इज नॉट एनी वाटर। या आप इसी बात को समझिए कि पानी है लेकिन ज्यादा नहीं है, तो आप कह सकते हैं देयर इज नॉट मच वाटर। ये देखिए, या आप ये भी कह सकते हैं देयर इज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ये देखिए, आपने यहां पर एनी का प्रयोग किया, मच का प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया, लेकिन ध्यान रखिए जब ए आया तो साथ में ड्रॉप भी आया, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, आप सीधे ए वाटर नहीं लिख सकते, है ना। लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिए कि एनी आते ही नो बदल गया नॉट में, मच आते ही नो बदल गया नॉट में, ए आते ही नो बदल गया नॉट में। अर्थात आप
बी वर्ब का प्रयोग करते समय जब बी वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में आती है, अर्थात ये जब किसी कॉम्प्लीमेंट को लेती है, तो इसके साथ हम नो अथवा नॉट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप वहां पर आने वाले नाउन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं कि किसी एडजेक्टिव या डिटरमिनर के साथ। अगर एडजेक्टिव या डिटरमिनर के साथ कर रहे हैं तो नॉट का प्रयोग करिएगा, और अकेले कर रहे हैं तो नो का प्रयोग करिएगा। ठीक है, इस तरह से इनका नेगेटिव आते समय हम नो और नॉट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इनका नेगेटिव, इनका इंट्रोगेटिव, इन पे ढेर सारा अभ्यास आपको करने की जरूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, अब जो भी वाक्य, जितने भी वाक्य आप लेने चाहें, उन वाक्यों को लेकर और आप इनका अभ्यास करें, इन पर वाक्य बनाएं। ध्यान रखें, ये भी प्रेजेंट टेंस का ही हिस्सा है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हैं। आप जब हैं, हूं, हो की इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो फिर वाक्यों में ताते ती नहीं आता। जब ताते ती नहीं आता तो एजेमार आएगा, और अगर ताते ती के साथ हैं, हूं, वो आएगा तो एजेमार नहीं आएगा। आप इन बातों को ठीक से दोहरा लीजिए, ये सारी चर्चाएं होती चली जा रही हैं। मैंने कहा कि कभी कभी गेट का प्रयोग भी बी वर्ब के रूप में होता है। अमूमन ध्यान रखिएगा, ये गेट बी वर्ब के रूप में आता है। इवन इसका प्रयोग कभी कभी पैसिव में किया जाता है। कोलोकियल इंग्लिश में गेट का प्रयोग पैसिव में खूब होता है। बस ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप गेट लेकर आएंगे तो इस गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल आता है। ठीक है, जैसे मैं अक्सर थक जाता हूं, तो आप कहेंगे आई ऑफन गेट टायर्ड। ये देखिए ना, अब यहां पर देखिए, अब आप कहेंगे सर जी आपने तो कहा था कि यहां पर एडजेक्टिव या नाउन या एडवर्ब आता है, आपने यहां वर्ब का प्रयोग किया। बिल्कुल नहीं, ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। मैं जाता हूं क्या, थक, तो थक जाता हूं, थकना का मतलब नहीं है, थकना वर्ब है, थक जाता हूं, टायर्ड हो जाता हूं। देखिए, तो यहां पर टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसके लिए एक और एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, जैसे वह अक्सर गुस्सा हो जाती है। ये देखिए, वह अक्सर गुस्सा हो जाती है, इसमें तातेती हैं लेकिन आएगा कॉम्प्लीमेंट ही है। देखो, तो आप कहोगे शी ऑफन गेट्स एंग्री। ये देखो, यहां पे देखो गेट्स आया और यहां क्या है, एंग्री। क्या है, एडजेक्टिव है, वह अक्सर गुस्सा हो जाती है। तो आप इस तरह से गेट क्रिया का प्रयोग भी बी के अर्थ में, होने के, देखो होना, थक जाना, गुस्सा हो जाना, होने का सेंस है। होने के सेंस में हम गेट क्रिया का प्रयोग बी वर्ब के बदले करते हैं। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि जब इसके बाद आप किसी वर्ब फॉर्म को लेके आएंगे एडजेक्टिव के रूप में, तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होगा, क्योंकि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमेशा क्या होती है, जो थर्ड फॉर्म होती है, वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। तो ये आपके सामने है, इनको आपको जरा संभालना होगा ध्यान से। और ठीक है, तो गेट क्रिया का प्रयोग करके भी आप वाक्यों को लिख सकते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है, इसके बाद एडवर्ब आ सकता है, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है जो एडजेक्टिव का कार्य करेगा। इस तरह से आप इन क्रियाओं का प्रयोग करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बना सकते हैं बी वर्ब के साथ, इसका नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव, सब कुछ। ठीक, लेकिन हम और इसमें क्या बात करना चाहते हैं, तो हमारा जो अगला सेशन होगा, इस सेशन को आप, मैं छोटे छोटे सेशन आपके सामने रख रहा हूं, आप इनको ध्यान से देखा करें, जो सवाल हुआ करें उनको पूछा करें, कमेंट बॉक्स में डाला करें, अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया के ज़माने में आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। अब मैंने जो एग्जाम्पल्स अभी दिए थे कि देयर इज नो वाटर, देयर इज नो मनी, देयर आर नो बुक्स, तो आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि सर जी यहाँ पे ये देयर क्यों आया, या इन देयर से वाक्यों को हम कब प्रारंभ करते हैं, ये भी एक समस्या है। तो सब प्रेजेंट टेंस के ही वाक्य और सब में बी वर्ब आई थी।
तो नेक्स्ट सेशन में हम जब मिलेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये सेंटेंसेस में देयर कब आते हैं, देयर से सेंटेंस को शुरू ही क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, कोई मजबूरी है या हमारी चॉइस है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब दौर चल रहा है, बंदी का दौर फिर से आ गया है, तो मैं धीरे धीरे करके छोटे छोटे सेशंस आपको तब तक दे रहा हूँ। इनको एंजॉय करिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और लोगों तक पहुँचाइए इसको जितना पहुँचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ उपयोगी बात कर रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और बातों के साथ। थैंक यू।